हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं बात करने वाली हूं सीटेट के 2019 के पेपर के सेट के बारे में। तो आज हम इसमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे। तो गाइस, आप सभी हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। और प्रश्न नंबर 61 क्या कहता है? तो ये कहता है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। तो यानी कुएं क्यों सूख गए हैं, इसके कारण बताने हैं। और ये 2019 का गाइस क्वेश्चन पेपर है। आप इसको ध्यान से करें क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, जो एग्ज़ाम में क्या होते हैं, दोबारा से आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है वह अब नहीं है। दूसरा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। सी ऑप्शन है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। और चौथा जो ऑप्शन है वो है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है बी वाला उत्तर। और बी वाला क्या कहता है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी नहीं मिल पा रहा है, सूख गए हैं कुएं। तो ये हमारा जो बी वाला उत्तर होगा ये सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं हमारे गाइस, यहाँ पर एक से ज़्यादा उत्तर सही हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा पहले कर देते हैं ताकि आपको ये प्रश्न दिखे। तो ये जो प्रश्न है इसके लिए यहाँ पर बी वाला उत्तर तो सही है, बट ये वाला बी उत्तर सही है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। आप सब इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लें। तो बी वाला उत्तर सही है, यानी कि ये वाला भी राइट है। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वो नहीं है। इसके अलावा पेड़ों वाला ऑप्शन भी है और इसके अलावा डी वाला भी होगा क्योंकि अब क्या है, उनकी जगह विद्युत चालित पंप लग गए हैं भूमिगत पानी को खींचने के लिए। ये वाला जो उत्तर है ये नहीं है क्योंकि पानी की टोटियाँ घर में लग गई, ये रीज़न नहीं है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा उत्तर सही है, बी वाला ऑप्शन है, यानी ए, बी और डी, ये तीन ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। गाइस, आप सभी इसको, जैसे मुझसे गलती हुई है वैसे आपसे एग्ज़ाम में गलती ना हो, इसलिए प्रश्नों को प्लीज़ केयरफुल होके ध्यान से क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे क्योंकि आज का कल जो सीटेट का पैटर्न है वो इसी तरह है। यानी वहाँ पर क्या होते हैं, कई सारे उत्तर सही होते हैं और उन सारे उत्तर्स के लिए अलग से ऑप्शन दिए हुए होते हैं। हम क्या करते हैं, जल्दी में जो सबसे राइट वाला आंसर होता है उसको ऊपर ही टिक कर देते हैं, या ऊपर ही यहाँ मान लीजिए हमने टिक कर दिया। लेकिन आगे बढ़ के हमें देखना है कि क्या एक से ज़्यादा उत्तर तो यहाँ पर नहीं दे रखे हैं। तो इस बात के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। प्रश्न नंबर 62 क्या कहता है? ये कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, तो ऐसा क्यों है? यानी पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विषय के रूप में नहीं रखा गया है, तो ऐसा क्यों है ये बताना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। दूसरा है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तीसरा ऑप्शन है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। और चौथा ऑप्शन है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 62 का वो डी वाला होगा क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे क्या करते हैं, अपने परिवेश, अपने आसपास के
जो चीज़ें हैं उनसे ही सीखते हैं और उन्हें ही देखते हैं, इसलिए ये डी वाला उत्तर सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, और ये क्या कहता है? ये कहता है नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। पहला है बर्लिन, दूसरा है थिम्पू, तीसरा है काबुल और चौथा है अबू धाबी। तो इसका 63 का जो राइट आंसर है वो होगा अबू धाबी। और अबू धाबी कहाँ की राजधानी है? तो ये आप लोग ज़रूर याद करिएगा। ये क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए छोड़ती हूँ। अबू धाबी कहाँ की राजधानी है? आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। और प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है? ये कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो ऐसा क्यों किया गया है, थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। इसके लिए पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है? पहला कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। दूसरा ऑप्शन है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। या फिर सी ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। और डी ऑप्शन कहता है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ को विकसित करने के लिए, यानी उनको क्या करने के लिए, उन दोनों को आपस में कोरिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो सबसे सही जो उत्तर होगा ये ए वाला उत्तर होगा कि बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और उनसे संबंध को स्थापित करने की जानकारी या उसके विकास के लिए। तो ये वाला उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। और प्रश्न नंबर 65 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? यानी जो 6 मुख्य थीम हैं उसमें से एक कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो पहला, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये तो थीम में है, ये सही होगा। काम और खेल, तीसरा है भोजन, चौथा है आवास। तो इसमें जो पर्यावरण अध्ययन के 6 थीमों में शामिल नहीं है वो है हमारा काम और खेल, यानी यहाँ पर ये उत्तर सही होगा। ये पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम का थीम नहीं है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। और प्रश्न नंबर 66 क्या कहता है? ये कहता है, जान लेते हैं प्रश्न को पहले। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच है। यानी यहाँ पर कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए कौन सी बात सही है ये हमें बताना है। तो आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। और पहला ऑप्शन जो कहता है वो है हमारा कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा ऑप्शन कहता है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तीसरा कहता है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर डी वाला जो उत्तर होगा कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में जो सच है वो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और उनका संपादन भाषा और गणित के माध्यम से यहाँ पर होता है। तो डी वाला जो उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। और प्रश्न नंबर 67 क्या कहता है
ये कहता है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन, यानी कि इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक महत्वपूर्ण है, ये बताना है पर्यावरण के अध्ययन के लिए। तो पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विकसित करने स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 67 का, वो क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन क्या करें, तो कक्षा की चार दीवारी से बाहर निकालें, यानी इनको क्या करें, आसपास का परिवेश दिखाकर और उसको सिखाने के लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही उत्तर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की। गाइस यहाँ पर क्या करें, एक बार फिर से इसको देखेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस दे रखे हैं। मुझे लग ही रहा था कि ये क्वेश्चन में कुछ है, तो यहाँ पर गाइस एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि इसके लिए कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। और यहाँ पर जो सी वाला उत्तर होगा वो सही होगा। तो सी वाला उत्तर में क्या है कि पहली तो गाइस यहाँ मुझे लग ही रहा था, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय भागीदारी, क्योंकि बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट होगा। और सी वाला ऑप्शन भी सही है, चार दीवारी से बाहर निकालेंगे। डी वाला भी, क्योंकि उसके जो उनका ज्ञान है, स्थानीय ज्ञान है, उनको विद्यालय से हम क्या करेंगे, संबंधित, उनका विद्यालय से संबंध जोड़ेंगे उसका। आइए चलते हैं, यहाँ सी ऑप्शन सही होगा गाइस। इस एक बार फिर से ध्यान दे लें, इस तरह की मिस्टेक आप एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं जैसे मैंने की है, और इसके लिए सॉरी। आप सब प्लीज़ ध्यान से पेपर सॉल्व करिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। प्रश्न नंबर 68 क्या कहता है, ये कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पहला है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, दूसरा है कक्षा निर्देशन, तीसरा है किस्से कहानियाँ, चौथा है पाठ्य पुस्तक का पठन। तो ये जो प्रश्न नंबर 68 है, इसकी जो सी ऑप्शन है, यानी किस्से कहानियाँ क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली ये क्या है, युक्ति है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। और प्रश्न नंबर 69 क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पहला ऑप्शन इसके लिए है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन प्रकृति एकीकृत है। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा बी वाला ऑप्शन, यानी यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये सच नहीं है गाइस, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात जो है ये सच नहीं है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। और ये क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ध्यान से सुनेंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ ताकि आप सबको क्लियर दिखे। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में आप बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट अब क्या हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। तो इसलिए आप सब इसको ध्यान से रीड करें। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, यानी उसने पहले एक्टिविटी कराई, उसके बाद क्वेश्चंस पूछे और डिबेट कराया। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है, यानी ये सारी जो इन्होंने चीज़ें की हैं इसका एम क्या है, तो वो बताना है। तो पहला है बच्चे के प्रक्रिया कौशल का आकलन, दूसरा है बच्चों को खोजने के अवसर देना, तीसरा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, और चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा एक से ज़्यादा यहाँ पर सही है। ए वाला ऑप्शन भी सही होगा, ए के बाद बी वाला ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि अवसर देंगे, उनके कौशल का आकलन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बच्चे अपनी अभिव्यक्ति का भी अवसर उनको मिलेगा। तो ये जो है बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस सही हैं, ए बी सी।
ABC सही होगा। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न नंबर 70 का आंसर समझ में आया होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 71 पर, और प्रश्न नंबर 71 भी बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए ये बताना है, और इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन आइए रीड करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। फिर दूसरा कहता है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा ऑप्शन कहता है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। चौथा कहता है कि यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो हमारा डी वाला सही होगा। डी वाला दैट मीन्स कि ए ऑप्शन सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, और सी वाला सही है। लेकिन यहाँ पर डी की बात हमने नहीं की है, यानी डी वाला उत्तर नहीं सही है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 71 का डी ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? इसमें से क्या संकेतक नहीं हो सकता? पहला है याद करना, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, और चौथा है सहभागिता। तो ये हमारा जो है जो उत्तर है ये हमारा याद करना यानी मेमोराइज करना, ये हमारा इसमें संकलित नहीं है। तो ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। और प्रश्न नंबर 73 क्या कहता है? तो ये कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में, प्रश्न को बड़ा कर लेते हैं पहले, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है तो क्या कहलाता है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन CCE है, या फिर सीखने के समान आकलन। तो ये जो अवसर देना है ये क्या है? तो ये हमारा है सीखने के समान आकलन। तो यहाँ पर ये डी वाला उत्तर सही होगा, यानी उनको क्या करने के लिए, सीखने के जैसा हम उनको आकलन करने में डी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 74 पर। प्रश्न नंबर 74 क्या कहता है? तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इसका प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन चलते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर सही हैं इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कहता है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तीसरा ऑप्शन कहता है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। चौथा ऑप्शन कहता है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। प्रश्न नंबर 74 का सी वाला उत्तर सही होगा, यानी ए, ओनली ए के अलावा और कौन सा? तो ये हमारा बी वाला, ये दोनों यहाँ पर राइट हैं, ये दोनों सही होंगे, यानी सी वाला उत्तर यहाँ पर सही है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न नंबर 74 का आंसर समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 75 की ओर चलते हैं, और ये क्या कहता है? ये कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। इसमें उद्देश्य कौन सा नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। दूसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। और तीसरा डी ऑप्शन है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो यहाँ पर अगर हम पर्यावरण में बात करें तो परिभाषाओं के बारे में कोई बात नहीं की गई है, यानी ये गलत बात है। इसलिए यहाँ पर बी वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि बच्चे परिभाषाएं याद करें या उनसे संबंधित कोई भी कार्य वो करें। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। और ये क्या कहता है, ये कहता है प्रश्न नंबर 76 क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमें बताना है। तो इसके लिए जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो क्या है, पहला ऑप्शन कहता है अवलोकन और अभिलेखन। दूसरा कहता है अभिव्यक्ति। तीसरा है विश्लेषण। चौथा है प्रयोग करना। तो प्रश्न नंबर 76 का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी यहाँ पर ए, बी और सी ये तीन लगातार सही हैं। तो यहाँ पर डी वाला उत्तर हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। और ये क्या कहता है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है जांच सूची। दूसरा ऑप्शन है अधिविन्यास। तीसरा है लिखित प्रश्न। चौथा है अवलोकन। तो इन चारों में से जो सही उत्तर होगा 77 का वो हमारा डी वाला ऑप्शन, यानी आकलन अवलोकन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। झूम खेती के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि एक फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देनी होती है। दूसरा कहता है इस जगह जो बांस या खरपतवार हैं उगाते हैं उनको उखाड़ कर जला देते हैं। सी ऑप्शन कहता है खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लिया जाता है। डी ऑप्शन कहता है जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से उत्तर सही होंगे, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। केवल ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी सी वाला उत्तर सही है। और ए ऑप्शन क्या कहता है, तो इसका गाइस एक मिनट, प्रश्न नंबर ये है 78। प्रश्न नंबर 78 का सी ऑप्शन सही होगा। और सी ऑप्शन कहता है कि केवल ए, यानी केवल ए की जगह हम देखेंगे क्या कहता है, फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इसे ही झूम खेती हम कहते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। प्रश्न नंबर 79 क्या कहता है, ये कहता है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा ज़रूरत की सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, तो पहला है हिमाचल प्रदेश। दूसरा है JNK यानी जम्मू कश्मीर। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मेघालय। तो 79 का जो राइट आंसर है वो है हमारा JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। 79 का बी उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। और ये क्या कहता है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। पहला है नारंगी और लाल। बी ऑप्शन है काला और सफ़ेद। सी ऑप्शन है बैगनी और नीला। डी ऑप्शन है हरा और पीला। तो प्रश्न नंबर 80 का
जो सही उत्तर होगा वो होगा कि जो रात्रि में जगने वाले जानवर हैं उनको हर चीज़ ब्लैक और वाइट दिखती है, यानी काला और सफ़ेद दिखता है। बी वाला उत्तर यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। प्रश्न नंबर 81 कहता है कि बड़ा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 81 कहता है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल को जमीन उपजाऊ बनाती है। दूसरा है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा ऑप्शन है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। चौथा है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ए वाला उत्तर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, डी और ए सही होगा। सी, डी और ए। आइए देख लेते हैं ए वाला क्या है। तो केचुए मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन क्या है, उपजाऊ बनती है। डी कहता है, केचुए द्वारा बनाए गए छेद से हवा आसानी से मिल जाती है। और ए वाला क्या, ए तो हो गया। इसके बाद सी वाला, ज़मीन क्या होती है, पोली हो जाती है जिससे हवा उसमें चली जाती है। तो ये वाला उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 82 की ओर। प्रश्न नंबर 82 कहता है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ों को बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन को चुनिए। पहला है, यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। दूसरा है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। तीसरा है, यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। चौथा है, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा बी वाला उत्तर। और बी क्या कहता है, यह तांबे और कॉपर टिन का मिश्रण है। तो ये वाला उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की ओर। प्रश्न नंबर 83 क्या कहता है, ये कहता है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं तो ये किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। पहला है बिहार, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है पश्चिम बंगाल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये कहाँ खाते हैं, केरल के लोग खाते हैं। आप जानते हैं कि केरल साइड में क्या होता है, नारियल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर नारियल के तेल में तला हुआ टैपियोका वो लोग खाते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। प्रश्न नंबर 84 क्या कहता है, निम्नलिखित त्योहारों से उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट करके पूछा गया है। आइए प्रश्न के ऑप्शंस जान लेते हैं। तो प्रश्न के ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिवस। पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में बताना है। दूसरा ऑप्शन है, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म। तीसरा ऑप्शन है, दिवाली, गुरु नानक जन्मदिवस, रक्षाबंधन। चौथा है, बुद्ध जयंती, महाशिवरात्रि और होली। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है हमारा होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्मदिवस। ये हमारा पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है। ए वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की ओर। प्रश्न नंबर 85 क्या कहता है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। पहला है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। दूसरा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तीसरा है कर्नाटक, केरल, गुजरात। और चौथा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो प्रश्न नंबर 85 का जो सही उत्तर है वो है हमारा कर्नाटक, केरल, गुजरात, यानी सी वाला उत्तर यहाँ पर सही उत्तर है होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की ओर। और प्रश्न नंबर 86 क्या कहता है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। पहला है उड़ीसा के उत्तर में। दूसरा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तीसरा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। और चौथा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो प्रश्न नंबर 86 का जो सही उत्तर है, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है क्या, झारखंड। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम से संबंधित। तो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, क्या इसमें से ऐसा है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। पहला है ग्रीस, दूसरा है कोयला, तीसरा है डीजल, चौथा है मोम। गाइस ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें ये रिपीट क्वेश्चन आया था। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो भी सेट्स हैं सबकी मैंने वीडियोज़ बनाई है। प्लीज़ आप सब अगर ये सारे सेट्स ही पढ़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर भला
हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 87 का जो आंसर है वो जान लेते हैं। कोयला क्या है? पेट्रोलियम नहीं है। आप सभी जानते हैं कोयला क्या है? पेट्रोलियम नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट को। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। रेलगाड़ी इतने बजे निकली और इतने बजे वहाँ पर नागरकोइल पहुँची। यदि इस समय के अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल, तो ये मैथमेटिक्स का नहीं सवाल है बल्कि ये क्या है, दूरी और चाल की चाल से लिया गया सवाल है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसका सलूशन खुद से करके देखें। तो यहाँ पर डी वाला जो उत्तर होगा वो सही होगा, 53 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर। प्रश्न नंबर 89 क्या कहता है? हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? वह भूमि जिसे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। वह भूमि का मात्रक जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई। नेक्स्ट है वह भूमि जिसकी बीमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 89 का वो क्या होगा? डी वाला उत्तर। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है उसे हम टिन खेती बोलते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 90 की ओर। प्रश्न नंबर 90 क्या है? तो ये दिशा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए से ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है। तो आप इस पूरे मानचित्र को बनाकर देखेंगे और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। तो विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसके लिए पहला जो ऑप्शन है वो है ठीक पूर्व में, दूसरा है ठीक दक्षिण पूर्व में, और यहाँ पर सी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम में, और डी ऑप्शन है ठीक दक्षिण में। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा बी वाला उत्तर, यानी दक्षिण पूर्व में होगा। तो ये वाला उत्तर सही होगा। आप इसको एक पेपर पर एक्स और वाई ऐसे करके बना के ये पूरा आप क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होके ये एग्ज़ाम में पूछा गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब हमारा हौसला बढ़ाने की कोशिश करें और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।